देश जब आज़ाद हुआ था तो बहुत खराब स्थिति में था और जो भी मार्ग अपनाया गया उसमें बहुत सी कुछ कमियां भी रहीं, बहुत कुछ चीज़ें रहीं, बहसें होती रहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, काफ़ी कुछ निर्माण हुआ, काफ़ी कुछ रास्ते अपनाए गए। और हम चूंकि मैं थोड़ा इतिहास का आदमी हूँ, इसलिए बहुत सी चीज़ों को एक तरफा होकर नहीं सोच पाता हूँ, बहुत सी समग्रता में सोचना पड़ता है। हमारा देश था क्या हालत में, हमारे सामाजिक वर्ग किस हालत में थे, दक्षिण पंथ और वाम पंथ और उन सारी चीज़ों की क्या स्थितियाँ थी, उसके बीच में से रास्ता खोजना, उसके लिए अलग अलग ढंग से नीति निर्धारित करना, फिर वो उस नीति को कहाँ तक आगे ले जाया जा सकता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें उसके साथ जुड़ी हुई थी। हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि कम से कम हम लोग के नेताओं की नीयत में खोट नहीं था, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। नियत में खोट नहीं था, तरीके अपने ढंग के हो सकते थे, समझ अपने ढंग की हो सकती थी, लेकिन कम से कम हम तो समझते हैं कि सिवाय सिवाय एक समूह के जो अभी हमारी सत्ता में है, यानी कि राइटिस्ट समूह, उसकी नियत को छोड़ के बाकी किसी की नियत में खोट नहीं था। वो तो तब से भी बदनीयत थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और शायद हम लोगों ने एक गलती जरूर की कि उसको जहां पर खत्म हो जाना चाहिए था उसको हम लोगों ने जिलाए रखा, ये बड़ी कमजोरी हुई। तो ये तो बात साफ है। दूसरी चीज ये कह रहे थे कि हम लोगों का जो पर्पज है बात करने का, हम लोगों को ये जो परिदृश्य है, जो कुछ भी हम लोग अपने अपने संगठनों के बीच में और अपने और तरह के जो भी गोष्ठियां कर रहे हों, वो उन उसका उसमें ये सारी बातें आ चुकी हैं। यानी हम लोग कुछ नया एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अभी जो बात हम लोग कर रहे हैं वही बात कर रहे हैं। तो तीसरी बात ये कि यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति आंदोलित है, और हर व्यक्ति आंदोलित है और परिवर्तन चाहता है और उसके लिए जोश और जज्बा बनाना चाहता है। वह तो एक पक्ष हुआ। बात यहाँ हम लोग के जोश जज्बे की नहीं है, सबके जज्बे सबके मरे हुए हैं, बल्कि जज्बा क्या, जैसे अब दालमंडी की स्थितियां देख के और और जगहों की स्थितियां देख के तो मतलब कि शर्मिंदा होना पड़ रहा है, तकलीफ हो रही है, बहुत मायूसी पैदा हो रही है। वो सारी चीजें देख के तो मतलब लग रहा है कि जैसे हम लोग सब लोग देश के एलियन हो गए हैं, हम किसी दूसरे इस प्लेनेट पर चले गए हैं, ऐसी स्थिति महसूस हो रही है। खैर, तो कहने का तात्पर्य हमारा केवल इतना ही है कि हम यहाँ से एक फूड तैयार करना चाह रहे हैं, जो हम लोग के चौपाल का पर्पज है। यहाँ फूड तैयार होना है, यहाँ हम लोग उस फूड को बांटने वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो फूड के लिए क्या करना है उसके बारे में सोचना है। नहीं, ट्रेड डील को ही हम लोग समझ तो लें, एग्जैक्टली ट्रेड डील वो तो ठीक है, हमारे नेता लोग बोल रहे हैं और कुछ जो समझदार लोग हैं वो अपने ढंग से समझ रहे हैं, लेकिन ट्रेड डील की जो वास्तविकता है उसको समझ लेने की जरूरत इसलिए है कि जब हम लोग सामाजिक मंचों पर या किसी भी राजनीतिक मंचों पर खड़े हो तो हमारी बात में ज्यादा दम हो, ज्यादा ठोस चीजें हमारे मुंह से निकल सके। हम लोग याद करते हैं जब लोहिया जी का जमाना और साजो तो उसके अंदर तत्व हुआ करता था, तथ्य हुआ करता था। नेहरू जी जैसे पर्सनालिटी के सामने, नेहरू जी बहुत बड़ी पर्सनालिटी, उनकी जैसी पर्सनालिटी के सामने अगर कुछ बोलना है तो आपके पास कुछ होना चाहिए, ऐसे ही थोड़े ना बोल देंगे, कोई भी ऐसे नहीं बोल देगा। उसके पास आंकड़े चाहिए, उसके पास तथ्य चाहिए, तो उसके साथ बात होती है। तो चूंकि ये बुरी एक पूरा जिससे कहते हैं कि एक डार्क एज है जिसके अंदर हम लोग अपनी बात कहना चाह रहे हैं और हमारे काउंटर के लिए बहुत सारे झूठे बातें कही जा रही हैं, तो हमको बहुत साफ साफ उनको तार तार करने की जरूरत है। ये बातें ये हम लोगों का जो एक्सरसाइज है, कोशिश है, वो ये है कि उसको हम लोग और भी साफ कर लें। कांग्रेस के समय में ही ग्लोबलाइजेशन वाली नीति से हम लोग WTO से और इस सब से हम लोग संलग्न हो गए, तो खतरा तो वहीं से पैदा हो चुका था। देख, जो हमने पहले ही कहा कि वो खतरा तो हो चुका था, और ये जरूर था कि हम उसको अपने देश में कुछ बच बचा के चला रहे थे, बच बचा के इतना ही कर रहे थे। तो एक तो बात ये थी, लेकिन कृषि को लेकर के
लगातार दबाव पड़ रहा था। जितने दोहा सम्मेलन हो रहे थे, जितने राउंड टेबल हो रही थी वर्ल्ड WTO की, उन सारी WTO में बार बार जोर पड़ रहा था भारत के ऊपर, कृषि क्षेत्र को खोलो, इसको लेकर के। और मनमोहन सिंह की सरकार रही हो और जो भी पीछे की स्थिति रही है, गनीमत है कि कृषि क्षेत्र को रुका, बचाया गया, क्योंकि यह एक, इसके बाद सब कुछ चला जाना था। हमको अगर याद कर ले कि 2008 की आर्थिक मंदी पूरी दुनिया की जो आई थी, हमारी छोटी इंडस्ट्रीज और हमारा कृषि, इसी ने हमको बचाया था, उसी ने हमको बचाया था। क्योंकि हमारा मॉर्गन वाली हालत नहीं हुई थी वहां की, जो अमेरिका में जिस तरह से शेयर गिरे थे और जिस तरह से बैंक बंद होने शुरू हुए थे, और ऑस्ट्रिया का और जर्मनी का, वो सारी जगहों का हम लोग सरवाइव सस्टेन किए थे। वो हमारी इंडस्ट्री थी, स्मॉल स्केल, यानी हमारे जो लोकल लेवल पर हमारे जो ट्रांजैक्शन है और हमारा खाने की जो चीज है वो हमें उपलब्ध होती रही, इसलिए हम किसी पैनिक में नहीं गए। वो एक बड़ी बात थी। ये जो अभी जो जिस दौर में हम आए हैं, ये खतरा क्यों और ज्यादा है, इस बात को समझने की जरूरत है। ये डील से मामला खाली इतना ही नहीं है कि हमने कृषि क्षेत्र तो खोल ही दिया, यह तो एक बहुत साफ है, कृषि क्षेत्र हमने खोल दिया, हमने 0% टैरिफ अगर कर दी। हम सब लोगों को ये जानना चाहिए कि अमेरिका में खेती के करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, लेकिन उसका क्या कहते हैं, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। हाँ, मशीन मैकेनाइज्ड खेती है। शायद आप लोगों को ये, हाँ, शायद आप लोगों को ये जरूर जानकारी होगी, 3% है खेती रिश्वत अमेरिका में, मात्र 3%, जो आज से ठीक 100 साल पहले 50% हुआ करते थे, ठीक 100 साल पहले, और 3% है मनीष जी। हाँ। और वो 3% इतना उत्पादन करते हैं कि अमेरिका को उसको खपवाने के लिए बाजार की जरूरत होती है। आप लोगों में से जिन लोगों ने भी अमेरिका की यात्रा की होगी, कम से कम उनके जो वो हैं, मॉल मत कहिए, वो जो क्या कहते हैं, शॉपिंग सेंटर्स, जो बड़े वाले, जो शॉपिंग सेंटर्स है बड़े वाले, अमेरिका के उन शॉपिंग सेंटर्स में आपको हार्डली ऐसी चीज कोई दिखाई देगी जो अमेरिका में बन रही हो। आप चाहे जैकेट्स ले लीजिए, चाहे जूते ले लीजिए, चाहे कोई भी सामान ले लीजिए, कोई बांग्लादेश का होगा, कोई आपका कोरिया का होगा, चाइना का होगा, इंडिया का होगा, पाकिस्तान का होगा, यहां से जाने वाली चीजें ये मेजर। और उसके अलावा फिर जो है डेयरी प्रोडक्ट्स भी आते होंगे डेनमार्क से और यहाँ से और वहां से। ये हालत है, यानी प्रोड्यूस, ये हालत है कि उसके पास मैन्युफैक्चरिंग। ट्रंप ऐसे ही नहीं बिलबिला रहा है, ट्रंप जान रहा है कि अमेरिका के अंदर की हालत क्या हो चुकी है। अच्छा, जो गाड़ियों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह थी, तो उसको भी जापान ने बहुत पहले चैलेंज कर दिया था, और अब तो तमाम तरह की, अब तो टेस्ला को भी चैलेंज करने के लिए चाइना ने एक अपनी निकाल दी है, उससे भी ज्यादा। तो मुश्किल ये है, अमेरिका तो एक अपनी मुसीबत में है, उसका डॉलर और लोगों के मुकाबले में गिर रहा है, उसका डॉलर हमारे मुकाबले में बढ़ रहा है, लेकिन और लोगों के मुकाबले में उसका डॉलर गिर रहा है। तो अमेरिका की अपनी पोजीशनिंग उसकी बड़ी खतरनाक है इस वक्त। तो वो, उसको हम लोग सबसे कमजोर लोग मिले हैं, जिससे कि वो अपने को कंपनसेट करना चाह रहा है। यानी हम आज इस स्थिति में हैं कि नील के प्रताड़ित किसानों से भी बुरी स्थिति में पहुंच गए। नील की खेती करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, तो वो ये मतलब हम उससे ज्यादा बुरी स्थिति में हो गए कि अमेरिका को और कहीं कुछ नहीं मिला, बहुत कुछ ने हाथ पर मारा है, तो कहीं वेनेजुएला के ऊपर, तो कहीं इसके ऊपर ऐसी कोशिशें हो रही हैं, और हम लोग उस श्रेणी में आ गए कि हमसे वो किसी भी लेवल पर हमसे डील कर सकता है, और हम सरेंडर कर चुके हैं। तो खेती एक गई। दूसरी जो समस्या हमारे साथ इस वक्त जोड़ने की ये भी है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा सारा इंपोर्ट आप देख लीजिए, डेली यूज की चीजें चाइनीज हैं, हम चाइना का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम डिपेंडेंट हो गए चाइना के लिए, और बाकी चीजें हम 500 बिलियन की वो खरीदने के लिए
इस ट्रेड डील में बात हो गई कि इतने सामान अमेरिका से मंगाना ही पड़ेगा, चाहे आपके यहाँ जरूरत हो चाहे न हो। तो ये सब जो खतरनाक है, कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खत्म। अभी आपने मेक इन इंडिया का नाम लिया था, स्टार्टअप और मेक इन, वो सारा का सारा होक्स हो गया है, बेकार हो चुका है। कोई मैन्युफैक्चरिंग हमारे नहीं हो रही है। जो हो रही थी वो बंद हो गई। स्मॉल PSUs भी बंद हो रही हैं, और जो छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, उनकी हालत MSSP कहते हैं जिसको, वो बंद हो गई, होती जा रही हैं। तो एक्चुअली हम प्रोड्यूसर भी नहीं रह गए हैं, और एक खेती हमको बचाए हुए जो थी वो जब चली जाएगी तो अगले 6 महीने में हम लोग कहाँ पहुंचने वाले हैं, ये हम लोगों के लिए इसका प्रोजेक्शंस जो हैं, हम जो कह रहे हैं बात को, इसकी जो त्रासदी असली आने वाली है उसको प्रोजेक्ट होना बहुत जरूरी है। उसको लोगों के बीच में हाहाकार के रूप में सामने आना चाहिए, जो सच्चाई है। ये केवल एक कहने की बात नहीं है। और शायद आप सब लोगों को मालूम होगा कि जो लेनिन जानते होंगे कि जो AI का नया वर्जन आ गया है, तो अब उसके बाद जो आपका IT सेक्टर है वो भी कैसे मार खाने वाला है। जो व्हाइट कॉलर सेक्टर है, जो हमारे बच्चे, जिन मध्यम वर्गीय बच्चे, बहुत से लोग जो कि है कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ये सब करके व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे थे, कुछ कई लाखों का पैकेज पा रहे थे, अब तो वो भी पिटाने जा रहे हैं। अगला 6 महीने में वो भी पिटाने जा रहे हैं। तो वो कुछ तो डील से और कुछ AI से मिला जुला करके हम लोग एक बहुत खतरनाक स्थिति में है। तो इसकी जो डीपनेस है, जो इसकी डेप्थ है इस क्राइसिस की, उस डेप्थ को खाली हम लोग मोदी ने डील कर दी, मोदी ने सरेंडर कर दिया तक नहीं सीमित रखें। और मोदी के राष्ट्रवाद को, जो उसका तथाकथित राष्ट्रवाद था, उसको हमको छीन लेना है। मनीष जी इसको ध्यान रखिए। हम ये क्यों कहें कि वो राष्ट्रवादी, अरे भैया हमारा राष्ट्रवाद खतरे में है। तो हम लोगों को अपने को राष्ट्रवाद के नाम पर, अपने देश के नाम पर, हमको अपने राष्ट्रवाद की परिभाषा को पुनर्परिभाषित करते हुए फिर से सामने रखना पड़ेगा, और अपने को ज्यादा वास्तविक राष्ट्रवादी अपने को सिद्ध करते हुए इसके प्रोजेक्शन को, इसके हाहाकार को ज्यादा गंभीरता से, इसकी डेप्थ को, इसके सारे परिदृश्य को ज्यादा सफाई के साथ लोगों के बीच में रखने की जरूरत है। पर्चों के माध्यम से, एक एक इशू के पर्चों के माध्यम से, एक एक इशू के, एक ही पर्चे में सारी चीजें लोग पढ़ नहीं पाते। एक जिसको कहते हैं कि एक बैंक के रूप में पर्चे जो हों कि 2-3 हेडिंग्स, एक हेडिंग के साथ फिर दूसरी हेडिंग के साथ, यानी इसको छा जाने की स्थिति जब तक नहीं बनेगी इस हाक। और ये बात हम लोग केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम लोग मोदी विरोधी हैं, हम लोग सचमुच देश के लिए परेशान हैं। हम लोग अपने देश को संकट में देख रहे हैं, अपने समाज को संकट में देख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं राघवेंद्र जी, इस वक्त यह भी भूल जाना है कि हम कांग्रेसी हैं, कि समाजवादी हैं, कि हम फलाना है। हमको तो राष्ट्र की चिंता सता रही है, और उस राष्ट्र की चिंता में हमारे खेमे कुछ भी हो सकते हैं, हमारा संगठन कुछ भी हो सकता है। हमको इस रूप में उसकी त्रासदी को, उसके हाहाकार को सामने रखने की, समझ के रखने की जरूरत है, उसको पूरा पेंट कर देने की जरूरत है। इतनी ही बात मेरी अपनी समझ में है, आप लोग इस पर चर्चा करें। उपनिवेशवाद, कुछ चीजें मैं फ्लैग कर रहा हूं। ब्रिटेन का उपनिवेशवाद खत्म हो रहा था, और यूरोप के लोग जाकर के इंडिजिनियस लोग को अमेरिका में लूट रहे थे। लेकिन अमेरिका एक ऐसा साम्राज्यवाद बना जो, जहां पे वो एकमात्र देश है दुनिया का जहां दुनिया के हर देश का प्रतिनिधित्व है। पहले इसकी ये ताकत समझिए, आप ऐसे नहीं है। दूसरी बात, यह खेल अभी 2025 में किसी को, जिस बंदे को मिला था इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज, उसने उपनिवेशवाद के ऊपर एक शोध किया। उस शोध में बताया कि औरंगजेब के समय, औरंगजेब भली कट्टरपंथी मुसलमान था, परंतु वो बहुत राष्ट्रवादी था जो है। और औरंगजेब के समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की तरफ इसलिए आई कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी का भारत की GDP 1/3 हिस्सा थी। हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था थे, अपने समस्त अंतर्विरोधों, जाति उत्पीड़नों, विविधताओं के बाद भी।
ये भी समझने की बहुत जरूरत है। और इसलिए बदनाम करने की कोशिश 1857 के गदर में जब हुई, तो आप देखेंगे कि 1932-33 में जब जो है इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन मुस्लिम लीग, हमारे राजे रजवाड़े हिंदू महासभा, और आपके उनके नवाब और शहजादे मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। और उस चुनाव में 2 जगह सरकारें बनती हैं, सिंध और जो है बंगाल में। और सिंध के 1936 में जब जो है मुस्लिम लीग लाती है पाकिस्तान बनाने का, तो उसको जो है 10 लोग केवल भागते हैं हिंदू महासभा के, 2 लोग विरोध करते हैं क्योंकि कांग्रेसी रहते हैं, और समस्त लोग जो है उसके समर्थन में देते हैं, जिसका इस्तेमाल करके एक दिन पहले पाकिस्तान को इसलिए बनाया गया कि भारत की नकेल कैसी कसी जाए। उस समय से तैयारी थी, औरंगजेब के समय आए थे और जाते जाते वो षड्यंत्र करके गए थे। हमारे अपने भी अंतर्विरोध थे, हमने और उन अंतर्विरोधों को ऐसा नहीं है, अंतर्विरोध वही थे जो गांधी जी के थे, बाबा साहब के थे और भगत सिंह के। 3 मेजर विचारधाराएं थी। 3 मेजर विचारधाराओं के बीच के अंतर्विरोध थे, कि मित्रतापूर्ण अंतर्विरोध है। आज मैं बहुत खुश हूं मनीष जी की इस बात से सुनकर कि हमारे अंतर्विरोध शत्रुतापूर्ण नहीं है, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हमारे अंतर्विरोध और जिन्ना की समझदारी के साथ हमारे अंतर्विरोध शत्रुतापूर्ण अंतर्विरोध है। क्योंकि वो उस समय भी उपनिवेशवाद के पालतू कुत्ते थे, इसलिए वो नेचुरल तरीके से अमेरिकी साम्राज्यवाद के पालतू कुत्ते हैं। इस बात को समझना, बहुत बेहतरी के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको क्या लगता है, एक हमारे ऊपर केस हुआ था, इसलिए हुआ था केस क्योंकि मैंने अन्ना हजारे के तीसरे दिन आंदोलन के बाद बोला कि ये आरएसएस का आंदोलन है और ये कांग्रेस को खत्म करने का आंदोलन है। कांग्रेस के अपने संकट है, कांग्रेस एक बुर्जुआजी ऑर्गेनाइजेशन है, और बुर्जुआजी ऑर्गेनाइजेशन में समाजवादी भी रहते हैं, राइट विंग्स भी रहते हैं और सेंट्रिस्ट भी रहते हैं। परंतु उसमें जो हमारा लेफ्ट विंगर्स बहुजनवादी जो है, बाबा साहब के करीब पहुंचने वाला, जो है ललई यादव की सोच के आगे के पास पहुंचने वाला आदमी राहुल गांधी था। जब वो भट्टा परसौल करता है तो पूरे जो है पूंजीवादी दल्ले और अमेरिकी साम्राज्यवाद उस आदमी को बदनाम करने की कोशिश करता है। इसको भी समझने की इस हिंदुस्तान में जरूरत है। आप उसको पार्टी से अलग समझिएगा, उसके पार्टी के अंदर के लोगों ने षड्यंत्र किया है। आपको बता दें, आप कुछ भी कहेंगे, जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, मैं उसके खिलाफ हूं कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने का जो राय दिया था वो प्रणब मुखर्जी, और बाद में आखिरी में किसके पास था, उसकी बेटी कहाँ है, आप देख लीजिए। मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता उन अंतर्विरोधों को। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम लाया, SC/ST प्लान लाया, जो नेशनलाइज किया बैंकों को, है, आज हम किससे बचे हुए? हर चीज की समीक्षा केवल हवा में नहीं होती है, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। चीजों को चीजों के साथ देखे जाने की जरूरत है। SC/ST एक्ट जो है राजीव गांधी लाता है कि औरतों का केवल शोषण ही नहीं हुआ है, औरतों को हथियार बना के हमारे सामंतों ने, अपर कास्ट सामंतों ने भी और एप्स्टीन ने भी उसको हथियार बना करके भी दुनिया में इस्तेमाल किया। औरतों का दोहरा शोषण भी है। इस बात को बहुत समझने की जरूरत है हिंदुस्तान के राजनीति के अंदर में। इसलिए इस बात को हमेशा समझिएगा कि अगर आप जो मित्रतापूर्ण अंतर्विरोध है, ठीक जैसे किसानी खत्म हो गई। एक आखिरी बात करके मैं खत्म कर रहा हूं। डी नागराज ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, दलित चिंतक थे। उसने कहा कि हमको गांधी की भी जरूरत है और अम्बेडकर की भी जरूरत है। कहा कि अगर जो है गांव के गांव गणराज खत्म हो जाएंगे तो बाबू साहब और पंडित जी जमीन बेच के भाग जाएंगे। मरेगा कौन? पिछड़ा दलित जो असली किसानी करता है। हम तो मालिक है केवल उसके। हमारे क्या बहुत कम लोग किसानी करते हैं। जो है किसान तो असली वो है, भली भली जमीन का मालिक नहीं है, वो मरेगा। और कहा कि जिनको विलेज रिपब्लिक बचाना, और गांधीवादी है, ऊंची जात के लोग, अगर गांव बचाना है, गांव की संस्कृति बचानी है जिसमें भारत की आत्मा बसती है, हम जैसे सनातनियों के लिए, तो उसको जरूरी है कि हम जो है दलितों और पिछड़ों को डेमोक्रेटिक जो गैप है, जो जात व्यवस्था के कारण, वो हम उनको भागीदारी देना शुरू करें। जो है इसलिए डी नागराज ने कहा कि हमको गांधी जी की भी जरूरत है और हमको अंबेडकर की भी जरूरत है। दोनों के बीच में मित्रतापूर्ण अंतर्विरोध है। ये मैं नहीं कह रहा, ये 1990s में जो है डी नागराज कह रहे हैं कर्नाटका से। और हमने जाके आप देखेंगे जगजीवन राम बाबा साहब के साथ, मैं अभी घूमा हूं 100 मीटिंगों में दलितों की, साउथ इंडिया के, वहां जगजीवन राम बहुत प्रसिद्ध है। और यहां जगजीवन राम को कौन बदनाम किया वो आप जानते हैं। जो है तो क्यों किया गया?
कैसे किया गया, क्या हुआ, ये संघर्ष होगा। अभी क्या है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद आपको ध्वस्त करने जा रहा है, परंतु उसका एक अंतर विरोध यह है, मल्टीपोलर वर्ल्ड में चीन का भी पूरा समर्थन करने की जरूरत नहीं है। चीन में एक हान डायनेस्टी का ही पूरा पकड़ चलता है। अगर आप हम ऊंची जात की डायनेस्टी का यहाँ विरोध कर रहे हैं, मैं यहाँ ठाकुरों और ब्राह्मणों की गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ रहा हूं, तो हमको ऐसा भी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहिए जहां पे खाली एक हान डायनेस्टी की गुंडागर्दी चले। जो पुतिन भी बहुत धुले नहीं है, परंतु दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुकी है। अमेरिका क्राइसिस में है, और उस अमेरिका के क्राइसिस में नेचुरल दोस्त जो कल जो अंग्रेजों के पालतू थे उपनिवेशवाद के, उनके नेचुरल दोस्त उनको जो है आज भी साथ और एग्जिट दे रहे हैं। मैं आखिरी मीटिंग बता के 2002 की बता रहा हूं, उस मीटिंग के बाद 2022 की मेरा पासपोर्ट सीज है, कभी एक साल के लिए 6 महीने के लिए मिलता है जो है, तब तो मैं बाहर जा पाता हूं। देश के अंदर भी कोई आता है तो हम डीएम साहब और आईबी का फोन आ जाता है जो है। ये स्थिति है, शायद इतनी स्कूटनी किसी की नहीं होगी हिंदुस्तान में, शायद राहुल गांधी जी की भी नहीं है। परंतु हम आपको बताएं कि हम 2022 में एक अवार्ड लेने गए कनाडा में, तो वो लौट के आए तो सईदा हमीद ने कहा, अरे तुमने अमेरिका में तहलका मचा दिया। आज तक मैं अमेरिका नहीं गया हूं, ना रशिया गया हूं, ना चाइना गया हूं। परंतु वहां पे एक आदमी मुझे मिला जो यहूदियों का, इजराइल की यहूदियों का, जो यहूदी फैमिली होती है रिलीजियस, उसका सबसे पावरफुल आदमी था। मतलब उससे बड़ा कोई यहूदियों का वो नहीं है। जो उसको मैंने कहा कि आप फिलिस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए, हमने उसको किताब दी, आधार कार्ड से यहाँ से खरीद के ले गई थी। दोनों किताबें जो गुरु गोलवरकर की थी, गुरु जी की तरफ से और इन लोगों के कारण जाने थे, वो दोनों किताब अंग्रेजी में दे दिए। तीसरे दिन आया, कहा दिस बुक, ये किताब वही आरएसएस लिखा है जिसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा हाँ, अच्छा ये हिटलर को सपोर्ट कर रहा है, हम इनको ध्वस्त कर देंगे, इनको ध्वस्त कर देंगे। और कहा कि हम जो है तेल हबीब नहीं लौट रहे हैं, हम अब जा रहे हैं वाशिंगटन डीसी। तुम बताओगे असली लड़ाई कौन लड़ेगा? हमने कहा कम्युनिस्ट फॉर्निस्ट लड़ेंगे, कि नेतृत्व करेगा राहुल गांधी, क्योंकि उसके पीछे जर्मन इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ जो एक लंबी 14 घंटे के उस बंदे के साथ बातचीत है 11 दिनों में, वो बहुत ही खूबसूरत बातचीत जो है। वो बंदा वहां से गया और उसके बाद जो संकट का दौर और चीजें देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि एप्स्टीन ऐसे ही खुल गया, सब एप्स्टीन ऐसे ही खुल गया या एप्स्टीन की फाइलें ऐसे ही खुल रही है, क्योंकि वहां भी उनके भी अंतर विरोध है। अमेरिका के अंदर भी अब्राहम लिंकन का भी अमेरिका है, मार्टिन लूथर किंग का भी अमेरिका है, रॉबर्ट एफ कैनेडी का भी अमेरिका है जो है। तो इसलिए अमेरिका के भी अपने अंतर विरोध है। मार्क कार्लोस जो है, जो दुनिया का रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी का हेड है, वो कभी अमेरिका छोड़ के बाहर गया नहीं, अभी भी ही इज फाइटिंग देयर जो है। तो वो भी वही है। तो सब चीजें चल रही हैं। ऐसी स्थिति में हमको ये समझने की जरूरत है कि अमेरिका संकट के दौर से चल रहा है। इनको बताने की जरूरत है, जो सर ने बताई, बस बात करके खत्म करेंगे कि ये कल भी अमेरिकी वो आया था, जब वो औरंगजेब को इसलिए बदनाम किया गया क्योंकि औरंगजेब जो है जजिया कर लगाया था, परंतु वो गोलकुंडा का मस्जिद भी तोड़ के पैसा निकाल लिया था जो है। और उसने जो है पूरा वो साउथ जीतना चाहता था। उस समय इकोनॉमी हमारी 1/3 जीडीपी थी। ये रिसर्च है, उस पर नोबेल प्राइज मिल चुका है 2025 का। और उसके बाद ये लोग बदनाम करने का गैंग धारण किए, और आज के हिसाब से आज फिर से अमेरिकी साम्राज्यवाद को बचाने का ये लोग काम कर रहे हैं, जिनका देश से कोई लेना देना नहीं। और याद रखिएगा, अमेरिका को जब हम बांग्लादेश को अलग कर रहे थे साथियों, तो किसका बेड़ा आया था और किसका बेड़ा हमको बचाया था। अगर आप अमेरिकी साम्राज्यवाद और अमेरिकी दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवाद, भारत के अंदर अगर ऊंची जातियों का गुंडागर्दी है, तो दुनिया में गोरे रेसिज्म सबसे बड़ा आतंकवाद है। मतलब इस बात को भी समझने की आपको जरूरत है, जो दुनिया को संकट का दौर पैदा कर रखा है। तो अगर इस चीजों को जोड़ करके देखेंगे तो हमें लगता है कि ये लड़ाई अभी हमारी सबसे बड़ी बात है कि कैसे मोदी को सत्ता से निकाल सके, कैसे। और उसके बाद दूसरी है कि और सघन तरीके से हम जैसे लोग, राघवेंद्र जी का राज आ जाएगा, परंतु हमको याद है भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर वो ताकत नहीं है साथियों। और वो बात मैं उनके बिहाफ पे यहाँ कह रहा हूँ। उस मीटिंग में मैं था योगेंद्र यादव इन लोगों के साथ, कि साथियों हम जो है तप करने जा रहे हैं, हम कोई पूजा नहीं कर रहे हैं। तो किसी ने कहा पूजा और तप में क्या है? कहा पूजा में दिया जाता है, लिया जाता है। मैं अपना पाप धोने जा रहा हूं, मैं तप करने जा रहा हूं भारत जोड़ो यात्रा से। हम सत्ता तो ले आएंगे,
परंतु कांग्रेस के अंदर वो ताकत ही नहीं है कि जो आरएसएस को हरा सके। इस ताकत के लिए हम सब जैसे लोगों को मिल के लड़ना होगा। दलितों से क्षमा मांगनी होगी, पिछड़ों से क्षमा हम जैसों को मांगनी होगी, एकता बनानी होगी, गले लगना होगा, रोटी बेटी का रिश्ता कायम करना होगा, और जो है एक ऐसा समाज, एक ऐसा संघर्ष खड़ा करना होगा जहां पे ये किसी भी अंतर विरोध का इस्तेमाल हमारे देश को तोड़ने के लिए न कर सकें। तब हम एक दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय है, आप समझ लीजिए। और अगर ये देश का अंतर्विरोध खत्म हुआ और ये अगर ध्वस्त हुए, तो मैं आपको एक बात खुल के बता रहा हूं कि भारत बहुत ही अलग किस्म का भारत होगा। आप सबको रोजगार भी दे लेंगे, अफर्मेटिव एक्शन भी दे लेंगे, आपके पास इतना रोजगार होगा कि जो है अफर्मेटिव एक्शन का डिस्कशन बंद हो जाएगा जो है। इसलिए ये लड़ाई बहुत जरूरी है इस संदर्भ में। थैंक यू। बहुत बढ़िया।